चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स कंसोलिडेशन के हम रिवाइज करते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। हसन लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है कंसोलिडेशन का, और हमारी कोशिश होगी कि हम कंसोलिडेशन के सारे जो 50-60 प्यारे प्यारे सवाल हैं वो कर लें। क्या बोलते हैं आप? उसके बाद आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की प्यारी सी ग्रिप आ जाएगी इंशाल्लाह, और आप एग्जाम में प्यार से कंसोलिडेशन का सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ सारा काम आपने प्यार के साथ करना है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, कंसोलिडेशन। अच्छा जी, एक दो बातें जरा रिवाइज करते हैं पुरानी, प्लीज सुनिएगा। बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जिसका नाम है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जिसका नाम था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जी बेटा इंशाल्लाह प्यार से बुरे नंबर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लीज सुनिएगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, देखिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप एक सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं, जब आप एक सब्सिडी को एक्वायर करते हैं तो आईएफआरएस 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको सब्सिडी के नेट एसेट को एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब ऐसा पॉसिबल है कि सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में नेट एसेट का कैरिंग अमाउंट कुछ और हो और एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू कुछ और हो, दोनों के डिफरेंस को फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहते हैं। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल को हिट करेगी, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी कब? सिर्फ और सिर्फ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कब आएगी? सिर्फ और सिर्फ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं एक हल्का सा पॉइंट बता रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए। कैफ 5 के अंदर या F7 जैसे पेपर में कहीं भी एग्जामिनेबल नहीं है, सिर्फ हल्का सा पॉइंट मिसाल के तौर पर, गलती से भाई आपसे होगी गलती, आप किसी ज्यादा पढ़े लिखे के मत्थे लग गए और आपने उसे कहा भाई देखो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एट एक्विजिशन आती है, उसने कहा बस ऐसे ही होता है। आपने वही देख हरकतें मत कर। एक कॉन्सेप्ट है, द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज रीमेजरमेंट पीरियड। आप उसे बोल दे भाई ये जो रीमेजरमेंट पीरियड है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम AFR में पढ़ेंगे, तो ये क्या है उसको छोड़ दो। सिंपली हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, हम उसी पे रहेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि भाई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कब आएगी? एट एक्विजिशन। और दो चीजों का डिफरेंस होता है, एट एक्विजिशन सब्सिडी की बुक्स में नेट एसेट का कैरिंग अमाउंट कुछ और हो सकता है और उसकी फेयर वैल्यू कुछ और, डिफरेंस को कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा जी, फिर अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेप्रिशिएबल एसेट की है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसको पोस्ट एक्विजिशन में डेप्रिशिएट भी करना पड़ता है। एक तो इस चीज को डिस्कस किया था। फिर एक और चीज डिस्कस की थी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। रिकॉल कीजिएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक वी डिड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। अगर पेरेंट सब्सिडी को या सब्सिडी पेरेंट को स्टॉक सेल करता है तो विद इन ग्रुप जो बेसिकली प्रॉफिट है वो अनरियलाइज है। इस स्टॉक का प्रॉफिट उस वक्त तक रियलाइज नहीं हो सकता जब तक स्टॉक ग्रुप से बाहर सेल ना हो, जब तक स्टॉक अनसोल्ड है, जब तक स्टॉक अनसोल्ड है। अनसोल्ड स्टॉक के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। और हमें ग्रुप अकाउंट्स में, इंडिविजुअल की बात ही नहीं हो रही, हमें ग्रुप अकाउंट्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होता है। हमें ग्रुप अकाउंट्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होता है। अब ग्रुप अकाउंट्स में जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। अगर पेरेंट सेलर होता है, पेरेंट सेलर होता है, व्हेन द पेरेंट इज सेलर, रिकॉल कीजिएगा डबल एंट्री डेबिट और क्रेडिट की। हमने रिटेन अर्निंग को डेबिट किया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट करेंगे कब? व्हेन पेरेंट इज द सेलर और ऑब्वियसली सब्सिडी इज द बायर। सब्सिडी कौन है? वही बायर है। डेफिनेटली अगर पेरेंट सेलर है तो सब्सिडी ने बायर ही होना है, लेकिन रिकॉल कीजिएगा इफ द सब्सिडी इज सेलर, इफ द सब्सिडी इज सेलर देन ऑब्वियसली पेरेंट कौन है भाई? बायर। अब जो डबल एंट्री बनेगी, ये डबल एंट्री का इंपैक्ट ऑटोमेटिकली आया करेगा इंशाल्लाह जब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग पेरेंट की होल्डिंग से मल्टीप्लाई करके लेंगे,
एनसीआई भी डेबिट होगा और स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिकली जब सब्सिडी सेलर होता है सब्सिडरी, तो अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट है, जब उसको एलिमिनेट करेंगे तो उसका एक पोर्शन रिटेन अर्निंग को डेबिट करेगा जो पेरेंट से रिलेट करता है, और एक एनसीआई को डेबिट करेगा। दोनों ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है तो कम हो रही है, एनसीआई डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली कम हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ चुके हैं बेटा, अगर पेरेंट ने सब्सिडी को, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट कहता है जी मेरे पास है पेबल टू सब्सिडरी, और सब्सिडी वाले कहते हैं जी हमारे पास फॉर एग्जांपल रिसीवेबल फ्रॉम पेरेंट है। ऑब्वियसली अगर पेरेंट के पास पेबल टू सब्सिडी है तो सब्सिडी के पास रिसीवेबल फ्रॉम पेरेंट होगा। ग्रुप अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सब्सटेंस की बेसिस पे पेरेंट एंड सब्सिडी एक है। जब ग्रुप अकाउंट्स में हम कहते हैं कि पेरेंट और सब्सिडी एक है, आप एक हो, ओ भाई जब आप एक हो तो आपस में लेने देने का इशू नहीं होता। एक बंदा अपने आप को नहीं कह सकता कि पैसे निकाल और फिर पोजीशन चेंज करके बोले ओए दे तो रहा हूं पैसे, टेंशन क्या है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सब्सटेंस की बेसिस पे हम कहते हैं यार पेरेंट एंड सब्सिडी मींस वन एंटिटी। अगर आप एक हैं तो आपस में कोई लेने देने का इशू नहीं होता। लिहाजा ग्रुप अकाउंट्स में विद इन ग्रुप के पेबल और रिसीवेबल को आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ग्रुप अकाउंट्स में आप पेबल और रिसीवेबल जो पेरेंट और सब्सिडी में है उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। फिर बेटा अगर सवाल सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा रिकॉल करें, पहले स्टेप में हम क्या ग्रुप की स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर चेक कर रहे होते हैं भाई, कब डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, पेरेंट की होल्डिंग क्या है, सब्सिडी का नाम क्या है, एनसीआई की होल्डिंग क्या है। सेकंड स्टेप में थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम ले लेते हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ऐसे ही जी। तीसरा स्टेप गुडविल, तीसरे स्टेप में आप कंसोलिडेटेड बेसिकली क्या निकाल रहे होते हैं, गुडविल निकाल रहे होते हैं। फोर्थ स्टेप हम एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। पांचवें स्टेप में हम रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनानी है दैट इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 6। अगर हमें कंसोलिडेटेड एसओसीआई बनाना है तो स्टेप नंबर 7। असल में इन स्टेप से थोड़ा सा ये होता है कि सवाल को सॉल्व करना थोड़ा मुनासिब हो जाता है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये सारे के सारे जो स्टेप आप परफॉर्म करते हैं सब आपकी वर्किंग्स हैं। असल में एग्जामिनर ने तो उस गरीब के बच्चे ने आपसे पूछा मुझे कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना के दो, कंसोलिडेटेड एसओसीआई बना के दो, ये सब आप वर्किंग्स कर रहे हैं। और लॉजिकली सवाल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप पहला पे अगर एसओएफपी का सवाल है एक पेज छोड़ दो पूरा एसओएफपी के लिए, आप नेक्स्ट पेज से वर्किंग शुरू करें। एग्जाम में ज्यादा बेहतर है कि पहले प्रेजेंटेशन नजर आए बाद में वर्किंग्स नजर आए, ठीक है जी, ये ज्यादा बेहतर है। और अभी तो जाहिर सी बात है आई कैप के अंदर जो कैफ की बात करते हैं तो पेपर मैनुअल है, बट वेरी सून ये भी कंप्यूटराइज हो जाएंगे, बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर एक्सेल के ऊपर ही प्रेजेंटेशन भी होगी, वर्किंग भी होगी, लिंक्स भी क्रिएट होंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। खैर अभी भी चीजें आसान है। अब बेटा मैंने आपको एक आइडिया दे चुका हूं, ये वो चीजें जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, प्लस एक और चीज भी हमने पढ़ी थी, फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल। बेटा फुल गुडविल के लिए एग्जामिनर फुल गुडविल लिख भी सकता है और एक और वर्ड भी यूज कर सकता है, दैट ग्रुप पॉलिसी इज टू कैरी एनसीआई एट फेयर वैल्यू। हम एनसीआई को किस पे रखते हैं, फेयर वैल्यू पे रखते हैं। और एग्जामिनर एक और वर्ड भी यूज कर सकता है पार्शियल गुडविल के लिए कि जी हम एनसीआई को बेसिकली प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट पे रखते हैं। अगर एग्जामिनर कहते हैं ना हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट, कि एनसीआई की जो वैल्यू आएगी वो प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट होगा, तो पार्शियल गुडविल के लिए वर्ड यूज होता है। तो अगर एग्जामिनर कहता है जी हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखते हैं तो फुल गुडविल की बात हो रही है। अगर वो कह रहे हैं जी नहीं हम उसको प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट पे रखते हैं एनसीआई को, तो प्रोपोर्शनेट वाली बात जब करेगा प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट तो पार्शियल गुडविल की वो बात कर रहा है। और हम एक और चीज भी पढ़ चुके हैं, फुल गुडविल के अंदर अगर इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो एक्चुअली एनसीआई और पेरेंट दोनों को एलोकेट होगा। पार्शियल गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आता है लॉजिकली वो सारे का सारा इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ पेरेंट से बिलोंग करता है।
आई स्ट्रांगली बिलीव ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, समरी की फॉर्म में जल्दी से बताने की कोशिश की। ऐसे ही ना जी, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। यस नो, क्विक आंसर, ताकि हम सवाल पे जा सकें जी। यस नो जी, यस की इतना आ रही है, दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट। आवाम माशाल्लाह फुल चार्ज अब है सर, फिक्र नहीं करे सर, हम आपके साथ हैं। गुड गुड। और ये भी पढ़ लिया करो बेटा, कभी 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 टाइम मिले तो पढ़ लिया करो क्या लिखा हो। पढ़ते ही नहीं तुम लोग, सवाल ही पढ़ लो तो खाली। खैर वापस आ जाते, समझिए हमारा पहला प्रॉपर सवाल है जी, पहला प्रॉपर सवाल है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और कह रहा है जी, एक छोटा सा सवाल है, कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एचएल एज एट मार्च 15। अच्छा जी, तो बेटा कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनानी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं मांग रहा आपसे, ये भी अच्छी बात है इसकी एग्जामिनर की। अब बेटा जरा एक एक पॉइंट पे जागते रहिएगा, वैसे तो आप जाग ही रहे होते हैं माशाल्लाह। 1st April 14, Hassan Limited acquired 90% equity share in Shakil Limited. So Hassan Limited parent holding 90%, NCI 10%. Date of acquisition 1st April 14. होता है ना ड्रामा सीरियल शुरू होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1st April 14, पेरेंट हसन लिमिटेड, एनसीआई 10%, क्या बात है। सब्सिडी नेम शकील लिमिटेड। तो बेटा इन्होंने 90% होल्डिंग ली है। आगे चलते हैं। On the same day, HL accepted 10% loan note from SL Shakil Limited of rupees 200,000, which was repayable at 40,000 per annum on 31st March each year over the next 5 years. अब यहां रुक जाएं, सवाल समझने की कोशिश करें। पेरेंट ने सब्सिडी में 90% इन्वेस्टमेंट कर ली भाई। पेरेंट ने सब्सिडी में 90% क्या कर ली, इन्वेस्टमेंट कर ली। गुड। सेम डे, जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की उसी दिन लॉजिकली, अच्छा पेरेंट ने जब सब्सिडी में 90% इन्वेस्टमेंट की यानी कि पेरेंट ने 90% होल्डिंग ली। पेरेंट ने जब सब्सिडी में 90% होल्डिंग ली तो पेरेंट ने सब्सिडी के 90% क्या ले लिए, शेयर्स। पेरेंट ने सब्सिडी में जब 90% होल्डिंग ली तो बेसिकली पेरेंट ने 90% शेयर ले लिए, किसमें, सब्सिडरी में। ऐसा ही है। पेरेंट ने एक और काम क्या किया है कि पेरेंट ने सेम डे में सिर्फ शेयर्स नहीं लिए बल्कि सब्सिडी का जो लोन नोट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की है, 2 लाख रुपए की। 2 लाख की पेरेंट ने सब्सिडी के लोन नोट में भी इन्वेस्टमेंट की है, और सब्सिडी को, और जो पेरेंट को पैसा मिलेगा ना हर साल 40,000 मिलेंगे। अब पढ़ो इसको दोबारा। On the same day, HL accepted 10% loan note from SL for 200,000 और 4 रुपीस क्या 200,000। सर 2 लाख दे के आपने 10% लोन नोट लिया है, वो तो भाई मैंने टेक्निकली लॉजिकली लोन नोट में क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। यानी कि आपने सब्सिडी के डिबेंचर भी ले लिया, जो कि आपको हर साल कितना मिलेगा, 40,000। 40,000 आपको प्रिंसिपल दे रहा है, 10% बेसिकली क्या होगा, इंटरेस्ट। अब इसका क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसको डिटेल में आएंगे, लेकिन एक चीज बस याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लॉजिकली पता है क्या हो रहा है, इसको कहते हैं इंट्रा ग्रुप लोन। वाई इंट्रा ग्रुप लोन, सुनिएगा। पेरेंट सब्सिडरी के लोन नोट को समझे परचेस कर रहा है। सर टेक्निकली पेरेंट सब्सिडी के लोन नोट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पेरेंट सब्सिडी को लोन दे रहा है। आप अगर बेटा किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं, आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं तो आप डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं, बॉन्ड होल्डर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप उसके इन्वेस्टर हो, आप सिर्फ इन्वेस्टर थोड़ी हो। लॉजिकली बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आपने कंपनी को लोन दिया है। तो पेरेंट ने जो सब्सिडी के लोन नोट में इन्वेस्टमेंट की, इसकी इंटरप्रिटेशन है कि पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया है। सिंस, सुनिएगा, सिंस ये इंट्रा ग्रुप लोन है, ये विद इन ग्रुप का लोन है, तो ग्रुप अकाउंट्स में
पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को जो लोन दिया है विद इन ग्रुप अकाउंट्स उसको एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सब्सटेंस की बेसिस पे पेरेंट और सब्सिडरी मींस वन एंटिटी, आपस में लेने देने के इश्यूज नहीं होते, तो इंट्रा ग्रुप लोन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे देखेंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई अगर आप एक हैं तो आप अपने आप को ना तो लोन दे सकते हैं ना अपने आप से लोन ले सकते हैं। तो सब्सटेंस की बेसिस पे पेरेंट एंड सब्सिडी मींस वन एंटिटी, लिहाजा विद इन ग्रुप अकाउंट्स का जो लोन होगा उसको मैं ग्रुप अकाउंट्स में, मतलब विद इन ग्रुप का जो लोन होगा उसे ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, इंतजार करें उसके लिए प्लीज। आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, एसएल रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, बहुत काम का वर्ड है। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 2.2 मिलियन है। सब्सिडरी की शकील लिमिटेड की रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 2.2 मिलियन है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 1 साल के बाद की बात कर रहा है। पेरेंट की एसओएफपी दे रहा है, सब्सिडी की एसओएफपी दे रहा है। ओके, और ये देख रहे हैं आप पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में आ रहा है इन्वेस्टमेंट 10% लोन नोट एसएल, इसे ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट करेंगे। और ये देखें बेटा पेरेंट ने 90% इन होल्डिंग ली थी शकील लिमिटेड में। पेरेंट ने 90% जब शकील लिमिटेड में होल्डिंग ली थी तो सवाल है कि यार उसकी कॉस्ट क्या थी, इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की उसकी वैल्यू क्या है, गिवन है सर। यहां देखें इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन शकील लिमिटेड कितना 4110। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, खुद कह रहा है भाई, सवाल बोल रहा है सवाल कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है, रेलिवेंट है। ओके, included in Shakil's limited property at the date of acquisition was a leasehold property recorded at its depreciated historical cost 400,000। अब ध्यान से बात सुनिएगा, शकील लिमिटेड की बुक्स में एक लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने किस पे ले रखी है, लीज पे, और उन्होंने उसे अपनी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है और अमाउंट कितना है 4 लाख। एट एक्विजिशन लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट सब्सिडी की बुक्स में 4 लाख आ रहा है। ओके, द लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैड बीन सबलेट फॉर इट्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ ओनली 4 years। इसको सबलेट कर दिया गया भाई और इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 4 साल। एट एन एनुअल रेंटल है जी 80,000 पेबल इन एडवांस ऑन 1 April each year। अब यहां रुक जाओ, अगर किसी को एडवांस में रेंटल्स मिले, एडवांस में सुनिएगा, अगर 4 रेंटल एडवांस में मिलेंगे 4, तो उसमें टोटल जो टाइम पीरियड लगेगा ना 3 years लगेगा। मिलेंगे 4 रेंटल, टाइम 3 साल लगेगा, क्योंकि आपको हर रेंटल किस में मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, वी विल गेट द 4 रेंटल बट ओनली विद इन 3 years, क्योंकि रेंटल एडवांस में मिल रहे हैं। अगर रेंटल एरियर्स में मिल रहे होते तो 4 रेंटल में 4 साल लगते। The directors of HL are of the opinion that the fair value of this leasehold is best reflected by the present value of its future cash flows and appropriate cost of capital for the group is 10% per annum। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। What is happening? बेटा सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को 4 लाख पे दिखा दिया है। आगे वो कहते हैं यार इस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया है और इसकी रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 4 साल है और हमें इसके अगेंस्ट 4 रेंटल मिलेंगे, हर साल 80,000 मिलेगा। हर साल हमें क्या मिलेगा, 80,000 मिलेगा। चलो अच्छा, ये हम बात कर रहे थे किस पे, सबलेट वाले पॉइंट पे। एंड समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंटरनेट। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार
सब्सिडी वालों ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को 4 लाख पे दिखा रखा है, हालांकि पेरेंट ये कह रहा है भाई इसकी सही फेयर वैल्यू पता चलेगी, आप बस एक काम कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट निकाल लो, जो अगले 4 साल में आपको रेंटल मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने बता दिया 10%। आगे देखिए वो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी रिसीव एट द एंड ऑफ ईच ईयर वेयर द इंटरेस्ट रेट इज कितना 10% टेकन एज 3 साल का एन्युटी फैक्टर 2.5 दे रहा है, 4 साल का एन्युटी 3.2 दे रहा है। बहुत तेज बंदा है, बहुत तेज बंदा है। इसके अंदर भी एक टेक्निकल पॉइंट है, सुनिएगा। आपको बेसिकली जो एन्युटी फैक्टर चाहिए ना वो 0 से 3 इयर्स का चाहिए, क्योंकि आपको पहला रेंटल तो ईयर 0 पे मिलेगा, दूसरा रेंटल 1 पे, फिर 3 एंड फिर पहला रेंटल इस दिन मिलेगा, फिर ये दूसरा रेंटल, तीसरा और चौथा, टोटल 4 रेंटल मिलेंगे। लेकिन टाइम कितना लगेगा 3 साल। तो आपको जो एन्युटी फैक्टर चाहिए वो बेसिकली 0 से 3 का चाहिए। उसका तरीका ये होता है, एग्जामिनर ने आपको एन्युटी फैक्टर 3 साल का दे दिया है 2.5, इसमें ऐड कर दें डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 0। 0 का डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो लॉजिकली बेटा जो आपका एन्युटी फैक्टर बनता है वो 0 से 3 बनता है। तो एक हल्का सा देखें एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू में भी एक ऐसा पॉइंट बता दिया कि यार अगर जहां बच्चे की थोड़ी सी प्रेजेंट वैल्यू वाली कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो क्या, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका ये होगा कि हम 3.5 को सिंपली 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये आंसर आ रहा है 280। अभी मैं आइडिया दे रहा हूं, फिर प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली जो सब्सिडी की बुक्स में लीज होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख की है, ये 4 लाख उसका कैरिंग अमाउंट है। सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट 4 लाख है उसकी एक्चुअली फेयर वैल्यू 280 बनती है। इसका मतलब है 120 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, और आज जो 120 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ये एक नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। क्यों? इससे बेटा आपकी लीज और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है, क्योंकि जो बुक्स में 400 की है प्रॉपर्टी उसकी फेयर वैल्यू 280 है। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पॉजिटिव नहीं है, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नेगेटिव है। इस 120 से नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से हमेशा नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़े, उल्टा नेट एसेट एट एक्विजिशन क्या हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्योंकि सब्सिडी की बुक्स में जिसका कैरिंग अमाउंट 400 है उसकी फेयर वैल्यू 280 है। अब मैं प्रॉपर्टी को 400 से रिड्यूस करके 280 पे लाऊंगा तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। तो एक तो बेटा इन्होंने फेयर वैल्यू थोड़ी इस तरह से दी आपको इस पॉइंट पे। फिर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज दैट, अब सुनिएगा बहुत अच्छे से। जब आप प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट निकाल लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा लीज प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू ऑफ लीज प्रॉपर्टी आ जाएगी 280। कितनी आ जाएगी 280, आगे भी 280। तो बेटा आप 400 से इसको रिड्यूस करके 280 पे लेकर आ जाओगे तो होगा क्या, 120 की एक नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी जिससे नेट एसेट कम हो जाएंगे। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में जो चीज 400 की है उसको होना चाहिए 280 पे, लेकिन वो तो 400 की इंडिविजुअल बुक्स में। इसका मतलब ये हुआ, अब सुनना, इंडिविजुअल बुक्स में सब्सिडी वाले एक और काम कर रहे होंगे, इंडिविजुअल बुक्स में सब्सिडी वाले 400 को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे ओवर 4 इयर्स, हालांकि डेप्रिशिएट करना चाहिए 280 को 4 इयर्स पे। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भाई सब्सिडी बुक्स में तो 400 है उसको तो पता ही नहीं है कि 280 होना चाहिए। हम तो सब कुछ किसमें ठीक कर रहे हैं, ग्रुप अकाउंट्स के अंदर। तो बेटा सब्सिडी 400 को डेप्रिशिएट कर रहा है इंस्टेड ऑफ 280। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा, सब्सिडी इज डेप्रिशिएटिंग 400 इन इट्स इंडिविजुअल बुक्स इंस्टेड ऑफ 280। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में 120 डिवाइडेड बाय 4 एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा होगा। सोचिएगा
सब्सिडी 120 को ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना। आप इंडिविजुअल बुक्स में कह रहे हैं यार वैल्यू 400 है, हालांकि ग्रुप अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 280 बनती है। आप 400 को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हालांकि डेप्रिशिएट 280 को करना चाहिए। तो वो कौन सा अमाउंट है जो ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है? वो है 120। तो बेटा 120 को ये जो ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना होगा। लेकिन वो जो हम डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे वो एट एक्विजिशन नहीं होगा, वो पोस्ट एक्विजिशन में होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी एट एक्विजिशन। ये डेप्रिसिएशन वाले मसले मसाइल सारे पोस्ट एक्विजिशन में आएंगे। लेकिन प्लीज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सब्सिडी 400 को डेप्रिशिएट कर रहा है, हालांकि 280 को करना चाहिए। 120 के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन सब्सिडी की बुक्स में आ रहा होगा, हमें उसको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। और लॉजिकली जब मैं 120 डिवाइड बाय 4 30 का जो अमाउंट आता है, इस डेप्रिसिएशन को जब मैं रिवर्स करूंगा तो इससे सब्सिडी के रिजर्व्स बढ़ेंगे। जब मैं 30 के डेप्रिसिएशन को रिवर्स करूंगा तो इससे सब्सिडरी के रिजर्व्स पोस्ट एक्विजिशन में बढ़ेंगे। इसको एक मिनट के लिए यूं समझें, अगर एट एक्विजिशन सब्सिडी की बुक्स में वाकई 400 है और एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि उसकी फेयर वैल्यू होती है 520। अब 120 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है, लेकिन 120 से क्या होता? नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ते, नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ते अगर पॉजिटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती। अब क्या होता? सब्सिडी अपनी बुक्स में 400 को डेप्रिशिएट कर रहा होता, हालांकि डेप्रिशिएट करना था 420 को। अब हम कहते हैं यार सब्सिडी वाले 120 के ऊपर कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी तो 400 को डेप्रिशिएट कर रहा है, हालांकि डेप्रिशिएट किसको करना चाहिए? 420 को। यानी अगर मैं 400 को 4 से डिवाइड करूं तो ये 100 आता है, लेकिन अगर मैं 520 को 4 से डिवाइड करूं तो 130 आता है। सब्सिडी 100 रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालांकि 130 रिकॉर्ड करना चाहिए। कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा? 30। ऐसी सिचुएशन में 30 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आता इस सिचुएशन में। अब इस 30 के डेप्रिसिएशन से क्या होता? सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन में रिजर्व्स कम हो जाते हैं, क्योंकि सब्सिडी वाले रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बेटा सब्सिडी वाले रिकॉर्ड कर रहे होते हैं 100, करना कितना था? 130। 30 कम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन, और मैं और आप ग्रुप अकाउंट्स में 30 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लाते हैं, इससे सब्सिडी के रिजर्व कम हो जाते हैं। अभी क्या हो रहा है समझिएगा, सब्सिडी 400 डिवाइड बाय 400 रिकॉर्ड कर रहा है, हालांकि उसे 280 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं 280 को 4 से डिवाइड करूं तो उसको 70 का डेप्रिसिएशन बुक करना चाहिए। तो सब्सिडी की बुक्स में 100 का डेप्रिसिएशन आ रहा है, हालांकि होना कितने का चाहिए? 70 का। तो सब्सिडी की बुक्स में 30 का डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, तो उस डेप्रिसिएशन को जब मैं रिवर्स करूंगा तो उसके रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो यहां पे एक और पॉइंट ये आ गया कि यार सब्सिडी के बेसिकली क्या होने वाले इस दफा? एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिजर्व कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। अच्छा जी, यहां पे सिर्फ एक दो वर्किंग अभी बता देते हैं। अच्छा, वो जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 का, उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि असल चीज तो क्या है, प्रेजेंटेशन पहले नजर आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां अगर हम वर्किंग 1 की बात करें, आप बड़े आराम से ग्रुप स्ट्रक्चर बता सकते हैं। आप ग्रुप स्ट्रक्चर बड़े आराम से बता सकते हैं। आप बता देंगे यार बेसिकली जो पेरेंट पेरेंट की जो होल्डिंग है वो 90% है, एनसीआई की होल्डिंग 10% है। पेरेंट बेसिकली, अगर मैं पेरेंट की बात करूं तो पेरेंट बेसिकली कौन है? हसन लिमिटेड। और अगर हम बात करें लेट्स से सब्सिडरी की, सब्सिडी वाले कौन है? शकील लिमिटेड। अच्छा, डेट ऑफ एक्विजिशन भी बड़े काम किए जी। डेट ऑफ एक्विजिशन, बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन जो है 1 अप्रैल 2014। ये तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें उठा के लिख दी, पहला स्टेप आ गया। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है कि हम सेकंड वर्किंग, अरे हमने सी में शो कर दी, चलें खैर कोई बात नहीं, आगे बताना था। अब नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड स्टेप में रिकॉल कीजिएगा, हम नेट एसेट ऑफ सब्सिडी दिखाते हैं।
लेकिन मसला है कि एग्जामिनर ने माशाल्लाह में अभी से ही लीज होल्ड की एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमें उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप वर्किंग टू में कह दें उसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और बात हो रही है किसकी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब बेटा जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है सब्सिडी की बुक्स में, कैरिंग अमाउंट एट एक्विजिशन जो है, हम 3 जीरो इग्नोर कर रहे हैं भाई, वो 400 है। और बेटा अगर फेयर वैल्यू निकालें हम, फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बेटा फेयर वैल्यू लीज होल्ड प्रॉपर्टी अगर निकालें तो रिकॉल कीजिएगा यार, 2.5 के अंदर पहले 1 ऐड कर देंगे ताकि एन्युटी फैक्टर आ जाए 3.5, याद है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो ये 280 आता है। तो आपके पास माइनस कर दें एक 120 की क्या आएगी, नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी। इससे नेट एसेट बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। अब नॉर्मली सेकंड स्टेप में हम नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी दिखाते हैं, लेकिन यार बस एग्जामिनर ने एक ऐसा पॉइंट दे दिया हमें कि हमें इसकी वर्किंग करनी पड़ गई, तो कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डेप्रिसिएशन वाले इफेक्ट को हम देख लेंगे इंशाल्लाह नेट एसेट के अंदर। तो ये पहला पॉइंट ही बड़े काम का दे दिया भाई एग्जामिनर ने। दूसरा देखें, आई होप के फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बेटा पॉइंट 2 देखिएगा, द सॉफ्टवेयर ऑफ एसएल शकील लिमिटेड represents the depreciated cost of the development of an integrated business accounting package. It was completed and capitalized cost थी 2.4 million and went on sale on 1st April 2013. So capitalize हो गया, उसकी वैल्यू है 2.3 मिलियन, और ये 2.4 मिलियन, और ये 2.4 मिलियन है कब, 1st अप्रैल 13। याद रखिएगा आपने 1st अप्रैल 13 को सब्सिडी को नहीं खरीदा, आपने 1st अप्रैल 14 में सब्सिडी को खरीदा है। रिपीट, एग्जामिनर आपको 1 साल पुरानी वैल्यू बता रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात की। एग्जामिनर आपको जो वैल्यू दे रहा है, एग्जामिनर आपको वैल्यू बता रहा है 1st अप्रैल 13 की, और मैं और आप सब्सिडी को जो एक्वायर कर रहे हैं, हसन लिमिटेड पेरेंट जो एक्वायर कर रहा है सब्सिडी को, वो 1st अप्रैल 13 में एक्वायर नहीं कर रहा, पेरेंट सब्सिडी को एक्वायर कर रहा है 1st अप्रैल 14 को। और अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन होगी तो 1st अप्रैल 14 होगी, विच इज डेट ऑफ एक्विजिशन। शकील लिमिटेड डायरेक्टर्स आर डेप्रिशिएटिंग द सॉफ्टवेयर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर एन 8 years लाइफ। हर साल डेप्रिसिएशन कितना आता है, 300,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो सॉफ्टवेयर 1st अप्रैल 13 को, इनका जो इंटेंजिबल एसेट है, इनका जो इंटेंजिबल एसेट है, मैं इग्नोर कर रहा हूं 2400 का है, सब्सिडी वाले उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, एमोटाइज कर रहे हैं। तो जो एमोटाइजेशन है 2400 डिवाइड बाय 8, इसका मतलब तो ये हुआ बेटा 1st अप्रैल 2014 में डेट ऑफ एक्विजिशन पे इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो कैरिंग अमाउंट बनता है वो 2100 बनता है, क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो 1st अप्रैल 14 है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपको 1 साल पुरानी इंफॉर्मेशन दे दी। 1st अप्रैल 13 को कह रहा है भाई हमने एक इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज किया 2.4 मिलियन का, ओके, हम उसको एमोटाइज करते हैं 8 साल पे, ओके, मैंने एक्वायर किया आपकी सब्सिडी को 1st अप्रैल 14 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1st अप्रैल 14 को सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में इस इंटेंजिबल एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो 2100 है, और ये कैरिंग अमाउंट है। अच्छा ये आगे देखते हैं। However, the directors of HL are of the opinion that 5-year life would be more appropriate as sales of the business software
rarely exceed this period. Very important point. बहुत ही आला कॉन्सेप्ट. जिसे सब्सिडी 8 साल पे डेप्रिशिएट कर रही है, जिसे सब्सिडरी 8 साल पे डेप्रिशिएट कर रही है, पेरेंट कह रहा है करो डेप्रिशिएट, करो एमोटाइज, बट 5 साल पे. रिपीट, जिसे सब्सिडरी वाले 8 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, पेरेंट कह रहे हैं जी बिल्कुल करें डेप्रिशिएट, बट इंस्टेड ऑफ 8 5 इयर्स पे करें. इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिएगा, जिसका कैरिंग अमाउंट ऑफ 2100 दिखा रहे हैं, सब पेरेंट के लिहाज से तो 2400 और 2400 जो डेप्रिशिएट होना चाहिए वो 5 इयर्स में होना चाहिए. अगर 2400 को 5 से डिवाइड करें तो 480 आता है, 1920. मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को. जिसे आप 8 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, पेरेंट कह रहे हैं करो डेप्रिशिएट लेकिन 5 साल पे. इसका मतलब ये हुआ, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसका कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में 2100 है, जिसका कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में 2100 है, पेरेंट के लिहाज से उसकी फेयर वैल्यू 1920 है. लॉजिकली आपको कैरिंग अमाउंट 2100 से रिड्यूस करके 1920 पे लाना पड़ेगा. इस दफा भी आप देख लें तो आपकी जो फेयर वैल्यू है एडजस्टमेंट, वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है. 180 से हमें अपने इंटेंजिबल एसेट की सॉफ्टवेयर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. रिपीट कर रहा हूं, सब्सिडी की बुक्स में जो सॉफ्टवेयर का इंटेंजिबल एसेट का एट एक्विजिशन कैरिंग अमाउंट बनता है और 2100 बनता है, लेकिन पेरेंट के लिहाज से जो उसकी फेयर वैल्यू बनेगी ना, वो 1920 बनेगी. तो बेटा हमें 2100 को रिड्यूस करके 1920 पे लाना पड़ेगा. अगेन एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन इस दफा भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2100 वाले इंटेंजिबल एसेट को मुझे रिड्यूस करके 1920 पे लाना है. जब मैं इंटेंजिबल एसेट को रिड्यूस करके 1920 पे लाऊंगा तो जाहिर सी बात है नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे. तो 180 कोई पॉजिटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होगी बल्कि नेगेटिव होगी. लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटेलिजेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मैं इसको कहना चाह रहा हूं. उसकी वजह है, देखें, सब्सिडी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रहा है सॉफ्टवेयर का इंटेंजिबल एसेट का 2100, हमारे लिहाज से इसका फेयर वैल्यू जो बनती है, इसका कैरिंग अमाउंट बनता है 1920 बनता है. 180 एक नेगेटिव क्या हो जाएगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. लेकिन अब सुनिएगा, पोस्ट एक्विजिशन में बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है. देखो आपकी जो सब्सिडरी है ना, सब्सिडी बेटा, उसकी बुक्स में तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 300 ही आएगा, क्योंकि सब्सिडी वाले तो बेसिकली इंडिविजुअल बुक्स में 8 साल पे ही डेप्रिशिएट कर रहे होंगे. उनको थोड़ी ये सारी ड्रामेबाजी पता है जो हम लोगों को पता है कि लाइफ 8 साल नहीं 5 साल होनी चाहिए फलाना. इसका मतलब है कि सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में पोस्ट एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन होगा 300, लेकिन पेरेंट के लिहाज से जो पोस्ट एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन आना चाहिए, पेरेंट कहेगा यार आपका जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए 2400 डिवाइड बाय 5, वो होना चाहिए 180 और 480. डेप्रिसिएशन 480 होना चाहिए. यानी कि पोस्ट एक्विजिशन में 180 का डेप्रिसिएशन कम आ रहा होगा. सोचिएगा, सब्सिडी वाले तो यार पोस्ट एक्विजिशन में भी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर तो 300 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और पेरेंट के लिहाज से डेप्रिसिएशन हर साल 300 का नहीं आना चाहिए, 480 का आना चाहिए. अब पोस्ट एक्विजिशन में इस सिचुएशन में पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं बल्कि कम आ रहा है, तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 का रिकॉर्ड करना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन में, क्योंकि पेरेंट के सब्सिडी के लिहाज से उनकी बुक्स में 300 का डेप्रिसिएशन होगा, पेरेंट के डायरेक्टर के लिहाज से डेप्रिसिएशन होना चाहिए 480. तो पोस्ट एक्विजिशन में हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 का रिकॉर्ड करना पड़ेगा.
और जब हम 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन में ग्रुप अकाउंट्स में, तो बेटा इससे सब्सिडी के रिजर्व बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। हालांकि नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, उसके बावजूद जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हो रही है। उसकी रीजन आज ये है, सब्सिडी की बुक्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम आ रहा है और ग्रुप के लिहाज से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए। तो हमें 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन में। तो प्लीज देखिएगा एक और वर्किंग 2 थी, मैं इसको वर्किंग 3 यहां लेना चाह रहा हूं। जी वर्किंग 3 बेटा, वर्किंग 3 ये भी हम ले लेते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर, बेटा जो सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स हैं, कैरिंग अमाउंट April 13 2400, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे 2400 डिवाइड बाय 8, इसका मतलब ये हुआ बेटा कैरिंग अमाउंट 1 April 14 को ये होगा। अब होना क्या चाहिए, 2400 डिवाइड बाय 5, 480 का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, तो ये आ रहा है 1920। तो हमें 2100 को रिड्यूस करके बेसिकली किस पे लाना पड़ेगा, 1920 पे। हम कहेंगे यार आपकी जो फेयर वैल्यू बनती है ना ये नहीं बनती, हमारे लिहाज से 1920 बनती है। तो बेटा अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नेगेटिव है अगर आप सोचें तो, इस 180 से नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। तो दोनों नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सॉफ्टवेयर के केस के अंदर आपका पोस्ट एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि सब्सिडी वाले 300 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हालांकि हर साल डेप्रिसिएशन कितने का आना चाहिए, 480 का। तो बेटा इस वर्किंग 3 में जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है, इससे भी आपके नेट एसेट एट एक्विजिशन कम होंगे। और देखते हैं, तो इस सेकंड एडजस्टमेंट भी एग्जामिनर बहुत ही चुन के लाया था। अरे टेंशन की कोई बात नहीं, पहला पहला सवाल है ना, आगे चल के इंशाल्लाह जब पास पेपर के अच्छे खासे आप सवाल कर लोगे इंशाल्लाह 25-30, तो ऑटोमेटिकली आपको 8-9 सवालों के बाद ये आइडिया हो जाएगा चीजें रिपीट हो रही है। तो टेंशन ना ले, क्योंकि कंसल्टेशन का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें से अगर 25 नंबर का सवाल है तो ऑलमोस्ट बच्चा 23 से 24, बाज लोग 25 आराम से ले लेते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो, वरना 20+ तो एक अच्छी मॉडरेट प्रैक्टिस के साथ आराम से आ जाता है। इसके बाद देखें जी, 31 March 15 शकील लिमिटेड रिमिटेड टू HL अ कैश पेमेंट 55,000। बड़ा शकील वालों ने 55 की पेमेंट की है, दिस वाज नॉट रिसीव बाय हसन लिमिटेड, को ये पैसे नहीं मिले। सर एक ने पेमेंट कर दी, दूसरे ने को नहीं मिले, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एलिमिनेट होंगे, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल हमें पता है कि इसका कोई इंपैक्ट कहीं आने वाला नहीं, ये तो डायरेक्टली जब हम SOFP बनाएंगे तब इंपैक्ट आएगा, तब हम इसको बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। The accounting policy of HL non-controlling interest is substitute to value NCA at, क्या कह रहा है भाई, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट। बताएं जी, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट कौन सी गुडविल है, पार्सल है या पार्शली है? जी बेटा पार्सल। पार्शल है, पार्शल। An impairment test at March 15, गुड हो गया भाई, March 15 on consolidated goodwill concluded it should be, सर 1,20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है, सिर्फ गुडविल के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस है, बाकी किसी एसेट में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। अब बेटा हम एक वर्किंग 4 कर लेते हैं जिसमें अब हम नेट एसेट ऑफ सब्सिडी दिखा देंगे, क्योंकि नेट एसेट ऑफ सब्सिडी के बाद फिर हम गुडविल वगैरह निकाल सकते हैं, चीजें हो जाएंगी सीधी सीधी इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा इसमें एग्जामिनर ने जो सवाल ऐसा दिया था कि स्टेप हमारे आगे पीछे हो रहे हैं थोड़े से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वर्किंग फॉर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, नेट एसेट्स ऑफ, बेटा एट एक्विजिशन ले लेंगे। सवाल जी, नहीं वर्किंग फॉर हो जाएगी ना, फेयरवेल एडजस्टमेंट दोनों अलग अलग कर दी थी मैंने। अच्छा, ये नेट एसेट ऑफ सब्सिडी आ गया एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट, यहां ले लेंगे पोस्ट एक्विजिशन। अब देखते हैं ये, अच्छा थर्ड पॉइंट नहीं बढ़ा, चाहिए बोल रहा थर्ड पॉइंट नहीं बढ़ा। बेटा दी, हाँ थर्ड पॉइंट नहीं बढ़ा जी, बिल्कुल पढ़ने वाला पॉइंट है। The inventory of HL Hassan Limited on 31st March 15 contains goods at transfer price 25,000 that was supplied by Shakil Limited, who had marked up them with a profit 25% on cost. बेटा एक इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हुई है, सब्सिडी सेलर है, पेरेंट बायर है। सब्सिडी सेलर और पेरेंट कौन है? बायर। तो हमें बेसिकली अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होगा। मैं आपको अनरियलाइज प्रॉफिट बता देता हूँ, एलिमिनेट कैसे करेंगे वो देख लेंगे, यहीं भी देख लें। अच्छा, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 25% मार्कअप है। एक चीज पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, अगर प्रॉफिट 25 है तो ये 125 है। एग्जामिनर ने मार्कअप दिया हुआ है और ये बात हो चुकी है, अनरियलाइज प्रॉफिट हमेशा रिमेनिंग स्टॉक में होता है। यानी कि अगर मैं 25,000 की बात करूं, एक तो 25,000 में हम 3 जीरो इग्नोर कर देंगे, 25 लिखेंगे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं 3 जीरो इग्नोर करके कर रहे हैं। तो 25,000 को आप सिंपली 25 से मल्टीप्लाई करें, 125 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा 5। अनरियलाइज प्रॉफिट जो आ रहा है 5 आ रहा है, और प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस 5 से लॉजिकली हमें सब्सिडी के रिजर्व्स कम करने पड़ेंगे। सवाल है कि सर सब्सिडी के रिजर्व क्यों कम करेंगे? ओ मेरे भाई, सेलर कौन है? सब्सिडरी। तो प्रॉफिट भी तो सब्सिडी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा। ये 5 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो बेसिकली इस अनरियलाइज प्रॉफिट से सब्सिडरी, इस अनरियलाइज प्रॉफिट से सब्सिडी की रिटेन अर्निंग, सब्सिडी के रिजर्व क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं। जी मैं रिपीट कर देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, सेलर कौन है? सब्सिडरी। जब मैं सब्सिडी के रिजर्व्स कम करूंगा तो लॉजिकली उसका इंपैक्ट पेरेंट पे भी आएगा, एनसीए पे भी आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हम देखेंगे कैसे। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि रिटेन अर्निंग जो बेसिकली मुझे कम करनी है, जो रिजर्व मुझे कम करने हैं, सब्सिडी के कम करने हैं, क्योंकि सेलर कौन है? सब्सिडरी। अच्छा, ये वाली बात मैं समझा देता हूँ भाई। देखिए, आप मार्कअप लिखा हुआ है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब हम मार्कअप की बात करते हैं, मार्कअप में बेसिकली कॉस्ट 100% होती है। कॉस्ट बेटा 100% है, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125 होगी। तो 25,000 को, जो कि सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट निकालना है। ये चीज बेसिकली 125% है, प्रॉफिट 25% है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो चीज जितने परसेंट है उससे डिवाइड कर दें। अगर ये मार्जिन होता, मार्जिन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो मार्जिन में सेलिंग प्राइस को लेते हैं 100%, 25% इसको लेते हैं, कॉस्ट को 75 लेते हैं। अब हम 25,000 को डायरेक्टली 25% से मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्जिन में, लेकिन सवाल में मार्जिन नहीं है, अच्छे से बड़े मार्कअप लिखा हुआ है। और उसने और क्लियर भी किया, ना भी करता तो भी सही था, 25% ऑन कॉस्ट, मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। जी अब कुछ मुनासिब हुआ कि यहाँ पे मार्कअप की बात हो रही है? यस नो? जी बेटा इसका आंसर दें ताकि आगे चलें। ठीक है जी।
तो बेटा नेट एसेट ऑफ सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट और पोस्ट एक्विजिशन। चेक कर लेते हैं क्या क्या मसले मसाइल। अच्छा बेटा यहां देखें, आपके पास सब्सिडी का शेयर कैपिटल है 1500, सब्सिडी का शेयर प्रीमियम है 500 और रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन इन्होंने यहां दे रखी है, ये रही रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन जो है 2200 है, शेयर कैपिटल 1500 है, शेयर प्रीमियम 500 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल बेटा शेयर कैपिटल हम 3 जीरो यहां भी इग्नोर कर रहे हैं भाई सिंपलिसिटी के लिए, वरना जीरोस में ही काम हो जाएगा। शेयर कैपिटल 1500, ऑब्वियसली यहां भी 1500। बेटा शेयर प्रीमियम 500 500 और रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन गिवन है 2200, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन गिवन है 2200। अच्छा जी, बेटा बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं रिटेन अर्निंग कितनी है। बेटा बैलेंस शीट डेट पे रिटेन अर्निंग बता रहे हैं 1955 बता रहे हैं, बैलेंस शीट डेट में सब्सिडी की जो रिटेन अर्निंग आ रही है 1955 आ रही है, ये जी 1955। रिपोर्टिंग डेट पे जो रिटेन अर्निंग है 1955 है, रिपोर्टिंग डेट पे जो रिटेन अर्निंग है 19। तो अगर आप देख सकते हैं कि यार एट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग 2200 थी, रिपोर्टिंग डेट पे 1955 है, इस 1955 से ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पोस्ट एक्विजिशन में आपके रिजर्व बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि रिटेन अर्निंग बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो नेगेटिव आ जाएगा। अब बेटा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लीज होल्ड प्रॉपर्टी वर्किंग 2 थी जी हमारे पास, और 120 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, चेक कर लीजिएगा 120 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। अब प्लीज सुनिएगा, एक और चीज भी मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इस 120 के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, हमें उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमें उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। जब हम उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे तो पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के रिजर्व बढ़ेंगे। तो रिवर्सल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन सिंपली 120 डिवाइड बाय 4, इससे बेटा पोस्ट एक्विजिशन इनके रिजर्व कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। ये वाला पॉइंट चेक कर ले, मैं बहुत तमीज से आपको पहली एडजस्टमेंट में सिखा चुका हूं कि सब्सिडी वाले ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी में, हालांकि डेप्रिसिएशन कम आएगा। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल बुक्स में आ रहा होगा उसको रिवर्स करेंगे। जब मैं डेप्रिसिएशन को रिवर्स करूंगा तो पोस्ट एक्विजिशन में बेसिकली मेरी जो सब्सिडी उसके नेट एसेट बढ़ेंगे। एक और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी सॉफ्टवेयर की, और उसमें भी बेटा वैल्यू बढ़ नहीं रही थी बल्कि कम हो रही थी, वर्किंग 3। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बेटा 180 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था,
चेक कीजिएगा, सब्सिडी की बुक्स में डेप्रिसिएशन आ रहा था 300 का, पेरेंट के लिहाज से डेप्रिसिएशन आना चाहिए 480। सब्सिडी हर साल 300 रिकॉर्ड करेगा, पेरेंट के लिहाज से हर साल 480 आना चाहिए। पोस्ट एक्विजिशन में हमें 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब बेटा जब मैं 180 का सॉफ्टवेयर के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करूंगा तो पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के रिजर्व्स कम होंगे। सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन आ रहा है सॉफ्टवेयर का 300, पेरेंट के लिहाज से आना चाहिए 480। तो ये देखिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब वो वाली बात है, नहीं सर ये तो सॉफ्टवेयर एमोर्टाइजेशन बोलना चाहिए। भाई यार एग्जामिनर ने डेप्रिसिएशन बोल दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार। बाल बच्चे इसमें भी खुश हो रहे हैं, अरे देखा तूने डेप्रिसिएशन, हमें भाई पता है यार सबको। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन सॉफ्टवेयर, बेटा 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। बेसिकली सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में वो 2400 को 8 से डेप्रिशिएट करके 300 बुक कर रहे होंगे, हालांकि हर साल कितना आना चाहिए 480। तो इंस्टेड ऑफ 480 वो अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं 300, तो 180 का कम डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड कर रहे होंगे। हमें एक्वायर किए हुए 1 साल हुआ है तो हम 1 साल की बात करेंगे, तो पोस्ट एक्विजिशन में हमें 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगली चीज सुनिएगा, सब्सिडरी सेलर है स्टॉक का, सब्सिडी ने पेरेंट को स्टॉक सेल किया था पॉइंट नंबर 3 में, सब्सिडरी ने पेरेंट को स्टॉक सेल किया था, ऐसे ही है ना। तो बेटा सब्सिडी ने आपकी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर सब्सिडी का रिजर्व अनरियलाइज प्रॉफिट से इंक्रीज हो चुका है, सिंस सब्सिडरी सेलर है सब्सिडरी। तो जब मैं सब्सिडी के अनरियलाइज प्रॉफिट को ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट करूंगा तो सब्सिडी के रिजर्व्स कम होंगे। सब्सिडी के रिजर्व इसलिए कम करने पड़ रहे हैं क्योंकि यार सब्सिडी इज द सेलर, पेरेंट सेलर होता तो मैं पेरेंट की खाली रिजर्व कम करता, यहाँ पे सेलर बेसिकली सब्सिडी है तो मुझे सब्सिडी के रिजर्व्स कम करने पड़ेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक मैंने लिखा 25 से मल्टीप्लाई किया 125 से डिवाइड, एक्चुअली 25,000 अमाउंट हम 3 0 इग्नोर कर रहे हैं इसलिए 25 लिखा। तो रिपोर्टिंग डेट पे ये 5 अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट होगा। चलें ये आज कैलकुलेटर है हमारे पास, देखते हैं सवाल आ गया भाई, सवाल एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 रिकॉर्ड रिपीट कर दें, ये मैं दोबारा बता देता हूं। यहाँ देखें बेटा सब्सिडी की जो इंडिविजुअल बुक्स है ना, वो लोग क्या कर रहे होंगे, ये डेप्रिसिएशन बुक कर रहे होंगे, और पेरेंट के लिहाज से क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। तो आप देख लें इंडिविजुअल बुक्स में 180 का डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, इसलिए हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा जी, बड़ा कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। शेयर कैपिटल 1500 प्लस 5 प्लस 2200 माइनस 120 माइनस 180। बेटा नेट एसेट एट एक्विजिशन आ रहे हैं मेरे पास 3900। रिपोर्टिंग डेट पे देखते हैं जी 1500 प्लस 500 प्लस 1955 माइनस 120 प्लस 30 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 5 3500। अच्छा जी, माइनस 245 प्लस 30 माइनस 180 माइनस 5, बड़े नेगेटिव 400। और वैसे भी देखा जा सकता है डायरेक्टली भी आप ये नेगेटिव 400 निकाल सकते थे क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे 3500 है, एक्विजिशन पे 3900 है, तो पोस्ट एक्विजिशन में नेट एसेट बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं। अब बेटा वर्किंग 5 में आप कंसोलिडेटेड गुडविल निकाल सकते हो बड़े आराम से।
लेट्स कैलकुलेट गुडविल. बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक्स में गिवन है. 3 जीरो इग्नोर कर देते हैं. 4110 हमने पढ़ा था जी, चेक कर लीजिएगा. और सवाल मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4110. एनसीए एट एक्विजिशन बड़े आराम से मिल जाएगा. प्रोपोर्शनेट गुडविल है ना. एक्चुअली 3900 का 10% बेसिकली एनसीए से बिलोंग करता है. तो वर्किंग फोर 3900 का 10%. वर्किंग फोर से हम 3900 ले. वर्किंग के अंदर भी बेटा वर्किंग का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा ताकि मसले मसाइल ना हो. लेस कर देंगे सिंपली नेट एसेट एट एक्विजिशन. लेस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन. वर्किंग फॉर 3900. तो बेटा गुडविल आ रही है 600 की. बेटा गुडविल आ गई एट एक्विजिशन 600. क्वेश्चन में देखिए इंपेयरमेंट लॉस गिवन है 120 का. और ये इंपेयरमेंट लॉस सारे का सारा पेरेंट से बिलोंग करता है क्योंकि पार्शियल गुडविल है. 480 बेटा आपके पास गुडविल का कैरिंग अमाउंट आ रहा है. कैरिंग अमाउंट को हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी में शो करेंगे. कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल. तो बेटा गुडविल का कैरिंग अमाउंट आ रहा है हमारे पास 480. अब बेटा हमारी वर्किंग 6 एनसीए हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. बेटा एनसीए एट एक्विजिशन हमें पता है ना. बेटा एनसीए एट एक्विजिशन आप चाहें तो इसमें वर्किंग ये क्या हो गया. एनसीए एट एक्विजिशन हमने बेटा इसमें चाहे तो उसको वर्किंग 5 दिखा दें. 390 लिखा है ना. अब बेटा ध्यान से बात सुनिएगा. 390 तो आ गया. पोस्ट एक्विजिशन में आपके सब्सिडी के नेट एसेट कम हो रहे हैं 400 से. इसका 10% एनसीए से बिलोंग करता है क्योंकि पेरेंट की होल्डिंग 90% है. तो 10% किसकी है? एनसीए की. तो सिंपली शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन. वर्किंग 4 थी बेटा और नेगेटिव 400 है वहां पे. तो बेटा एनसीए जो आपके पास आ रहा है वो 350 आ रहा है जी. एनसीए की जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीए जो आ रहा है 350 आ रहा है. अब बेटा ग्रुप रिटेन अर्निंग अगर हम निकाल लें वर्किंग 7 ग्रुप रिटेन अर्निंग. बेटा ग्रुप रिटेन अर्निंग के लिए पहले हमें पता होना चाहिए पेरेंट्स की अपनी रिटेन अर्निंग कितनी है. फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट. चेक करते हैं भाई. ये देखें
बेटा पेरेंट की रिटेन अर्निंग है 2900, रिपोर्टिंग डेट पे पेरेंट की जो रिटेन अर्निंग है वो 2900 है। रिपोर्टिंग डेट पे तो ले लेते हैं यार पेरेंट्स रिटेन अर्निंग। बेटा शेयर दे देंगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। बेटा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स की जो वर्किंग थी दैट वाज वर्किंग 4, ये 4 ही थी जी। नेगेटिव 400 का 90% 360। और बेटा पार्शियल गुडविल है तो सारे का सारा इंपेयरमेंट लॉस किसको देंगे? पेरेंट को। इंपेयरमेंट लॉस इन गुडविल, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ जी 120 का लॉस है। तो बेटा पेरेंट की जो रिटेन अर्निंग है बैलेंस शीट डेट पे वो 2900 है। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो 400 का 90% लेंगे 360। इंपेयरमेंट लॉस इन गुडविल जो आ रहा है दैट इज 120। तो कैलकुलेटर अगर हम यूज करें 2900 माइनस 360 माइनस 120, तो बेटा 2420 आ रहा है। आपके पास बेटा रिटेन अर्निंग का जो अमाउंट आ रहा है वो 2420 आ रहा है। रिटेन अर्निंग का जो अमाउंट है वो 2420 है जी। अब बेटा सवाल पे दोबारा आता है, देखते हैं ये कौन सी एडजस्टमेंट्स अभी स्टिल बाकी हैं जिन पे हमने ध्यान नहीं दिया। यहां तक वी हैव सीन। अच्छा जी इसे देखिएगा पॉइंट नंबर 4 को बहुत ध्यान से। ऑन 31st March 15 SL जो कि सब्सिडी है शकील लिमिटेड remitted to HL parent a cash payment 55,000. Okay. This was not received by HL until sir अर्ली अप्रैल में ये पैसे नहीं मिले। अच्छा जी अंटिल अर्ली अप्रैल, अच्छा अर्ली अप्रैल में मिल गए थे, इसका मतलब है 31 मार्च को नहीं मिले, 31 मार्च 15 को पैसे नहीं मिले लेकिन अर्ली अप्रैल में मिल गए थे। हमने तो जो बेसिकली हमने जो कॉन्सोलिडेटेड एसओएफपी बनानी हो तो 31 मार्च 15 को बनानी है। इसका मतलब ये हुआ कि 55,000 रिकॉल कीजिएगा कैश इन ट्रांजिट है, सीआईटी है। ऐसी बातें भी हम कर चुके हैं कि एक मेंबर ने पेमेंट की दूसरे को नहीं मिली तो कैश इन ट्रांजिट है। तो लॉजिकली जो 55,000 है दैट इज कैश इन ट्रांजिट। ये बात क्लियर हो रही है? 55,000 कैश इन ट्रांजिट है, यस या नो? क्योंकि एक ने तो पेमेंट कर दी है दूसरे को मिली नहीं है, मिल ली है लेकिन 31 मार्च 15 के बाद ही मिल रही है ना यार। तो 55,000 हो गया कैश इन ट्रांजिट। आगे देखें, दिस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एचएल, इट वाज मेड अप ऑफ एन एनुअल रीपेमेंट ऑफ, बेटा रीपेमेंट ऑफ 10% लोन नोट 40,000। 55 का ब्रेकअप बता रहा है कि 55 एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बोला ये 40,000 तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो लोन की पेमेंट हमने करनी है, याद है हर साल 40 पे करेंगे। इसके अलावा द इंटरेस्ट ऑलरेडी बीन पेड,
सर इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। याद रखिएगा 40,000 प्रिंसिपल की पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 15,000 करंट अकाउंट बैलेंस, 15,000 बेसिकली क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस है। बेटा ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है बेसिकली आपस के जो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं वो चीज है। तो एग्जामिनर आपको 55 का ब्रेकअप भी बता रहा है, वो कह रहा है यार 40,000 तो बेसिकली प्रिंसिपल पेमेंट है लोन की, उस लोन पे इंटरेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, बाकी 55,000 और 15,000 जो है करंट अकाउंट का बैलेंस है। ओके, देखते हैं भाई मजीद। ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, ये वाला पॉइंट भी हम देख चुके हैं, ऐसे ही है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि 55 का क्या करेंगे। इसको बेटा डायरेक्टली कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाते हुए एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देख लेंगे, टेंशन ना लें आप। पहले हम जरा एक हेडिंग देते हैं अल्लाह का नाम लेके, कंसोलिडेटेड एसओएफपी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज एट 31st March 2015। सबसे पहले बेटा वही नॉन करंट एसेट, देन विल गो टू करंट एसेट एंड सब कुछ तो देखते हैं। बेटा नॉन करंट एसेट्स हम 3-0 इग्नोर कर रहे हैं भाई। अब आइएगा सवाल। बेटा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पेरेंट के पास कितना है, 2120 2120। सब्सिडी के पास कितना है, 1990। अब प्लीज देखिएगा, बेटा पेरेंट के पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है 2120, सब्सिडी के पास है 1990। एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी लीज प्रॉपर्टी की, क्योंकि अलग से कोई लीज प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ही होगी, जाहिर सी बात है। और लीज प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी वो पॉजिटिव नहीं थी बल्कि नेगेटिव थी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बेटा लीज होल्ड प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 120 नेगेटिव, चेक कर लें। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 120 नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि उस 120 से नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़े नहीं थे बल्कि कम हुए थे। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हमारे एसेट बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। लेकिन एक और काम भी हुआ था, चेक कीजिएगा। इस 120 के ऊपर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया था। ये देखें, लेट मी चेंज द कलर। इसे देखें, रिवर्सल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। जब मैं डेप्रिसिएशन को रिवर्स करूंगा तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बढ़ेगा। जी बिल्कुल, नेट 90 भी ले सकते हैं। जब हम 30 का डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, डेप्रिसिएशन के रिवर्स करने से नेट एसेट अब कम नहीं होंगे बल्कि, यानी कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। कहां चला गया वो?
तो जो रिवर्सल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो +30। इन सबको नेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अमाउंट आ जाएगा, इसको हम एसओएफपी में ले लेते हैं, वहीं पे लिख देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा पेरेंट के पास है 2120, सब्सिडी के पास था 1990। 120 की एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी जो शायद हमारी वर्किंग वन थी, +30 का एडिशनल डेप्रिसिएशन का रिवर्सल था जो शायद वर्किंग 4 थी मेरे ख्याल से। देख लेते हैं ये 30 हमने कहाँ दिखाया था, कौन सी वर्किंग? यस 4 में ही दिखाया था। तो बेटा क्या अमाउंट आ रहा है, जरा कैलकुलेटर यूज करें। 2120 प्लस 1990 माइनस, बेटा 4020 आ रहा है। 4020 यस। तो बेटा गुडविल का कैरिंग अमाउंट बता देंगे जल्दी से। 480। गुडविल की वर्किंग कौन सी थी? वर्किंग 5, कैरिंग अमाउंट 480। सर गुडविल वर्किंग 5, इसके अलावा देखिएगा अच्छा जी, इसके अलावा देखिए आपका ये सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है, सॉफ्टवेयर 1800। बेटा सॉफ्टवेयर जो 1800 है इसमें एक तो 180 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, चेक कर लीजिएगा। ये जो 1800 का इंटेंजिबल एसेट है सॉफ्टवेयर, इसमें 180 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, प्लस इसमें 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी था। रिपीट, जो सॉफ्टवेयर का अमाउंट 1800 आपके पास आ रहा है, इसमें 180 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जिससे इसकी वैल्यू कम हुई थी, और इस पे 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है। इन दोनों को सिंपली हम लेस करेंगे तो हमारे पास सॉफ्टवेयर का अमाउंट आ जाएगा। नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो थी वो थी वर्किंग 2, और ये हमने शायद वर्किंग 4 में दिखाया था। तो 1800 का जो सॉफ्टवेयर है उसमें 180 की नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो एडजस्ट करना है। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेटा 1800 माइनस 120 जो कि वर्किंग 2 है, माइनस 180 जो कि वर्किंग 4 है। तो इस 1800 में से आप 180 भी माइनस करेंगे और फिर दोबारा 180 माइनस करेंगे, और पेरेंट के पास इंडिविजुअल बुक्स में कोई इस तरह का इंटेंजिबल एसेट नहीं है। जी 1440 आ रहा है, इट इज 1440। मजीद आइए बेटा, माजरत के साथ ये बार बार हमें देखना पड़ेगा इसको एसओएफपी में क्या है क्या नहीं, वरना डायरेक्टली लिखने में मसले होंगे। अच्छा बेटा, वी हैव डेल्ट विद दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप अकाउंट्स में पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है सब्सिडी में, उसे ग्रुप अकाउंट्स में शो नहीं करता।
क्योंकि बेटा ग्रुप अकाउंट्स के अंदर जब आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, सब्सिडी के नेट एसेट को अपने एसेट के साथ मर्ज करके लिख रहे हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो नेट एसेट आए थे। तो ग्रुप अकाउंट के अंदर जो पेरेंट की सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट होती है उसको शो नहीं करते, और सब्सिडी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम शो नहीं करता। बेटा यहाँ पे 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था, रिवर्स नहीं किया था। सॉफ्टवेयर के अंदर 180 का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ये सब, ओ ये क्या आ गया, सवाल आ गया था, अच्छा नहीं आया। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट की जो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट है उसको हम बेसिकली ग्रुप अकाउंट्स में शो नहीं करते, और सब्सिडी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट की है ना 10% लोन नोट 400, तो प्लीज सुन ले, ये इंट्रा ग्रुप लोन है, और इंट्रा ग्रुप लोन बेसिकली ग्रुप अकाउंट्स में नहीं आता, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंट्रा ग्रुप लोन ग्रुप अकाउंट्स में नहीं आता, इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सिंपली करेंगे क्या, बता देते हम क्या करें। तो बेटा जो इन्वेस्टमेंट है 10% लोन नोट 200, उसमें से माइनस कर देंगे 200, सिंपली हम उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ग्रुप अकाउंट्स में नहीं आ सकता ना सर, क्योंकि सब्सटेंस की बेसिस पे बात हो चुकी है, ग्रुप मींस वन एंटिटी। अगर आप एक है तो आपस में लेने देने के इश्यूज नहीं होते, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया आपने ग्रुप अकाउंट्स की हद तक, इंडिविजुअल में तो सही है। इसके अलावा देखें जी नॉन करंट एसेट में मजीद कुछ है। इन्वेस्टमेंट अदर्स, अदर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे। अदर्स में कोई अदर्स मीन्स तो फिर ग्रुप से बाहर होगी ना, विद इन ग्रुप तो जो पता था सब देख लिया हमने, कुछ भी नहीं कह रहा। अदर्स अदर इज उठा लो आप, इन्वेस्टमेंट अदर ले लेते हैं जी। बेटा दोनों को ऐड कर दें, पेरेंट प्लस सब्सिडी 275, आपके पास नॉन करंट एसेट का टोटल आ जाएगा 4020 प्लस 480 प्लस 1440 प्लस 275, बेटा 6215 आता है। अब करंट एसेट्स पे बात कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट एसेट। बेटा करंट एसेट करंट एसेट करंट एसेट, बेटा करंट एसेट में दोनों की इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 5 का। आप चेक कर लें 5 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, दोनों के स्टॉक को ऐड करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे, दोनों के रिसीवेबल को ऐड कर देंगे, और ये जो दे रखा है ना इसने, एग्जामिनर ने करंट अकाउंट अलग से दे रखा है, तो बेटा ये जो करंट अकाउंट आपने दे रखा है इसको बेसिकली हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगेन ये इंट्रा ग्रुप है। और साफ क्या कह रहा है ये देखो, एसएल करंट अकाउंट, सब्सिडी के साथ जो आपके लेने देने के मसले मसाइल है उसे बिल्कुल कैटेगोरिकली अलग से बता रखा है। तो आपस में लेने देने के इश्यूज नहीं होते, तो हम 75 को एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा ये जो कैश आ रहा है 20 का, प्लस यहाँ 0 आ रहा है, इसमें प्लस सीआईटी ऐड कर देंगे 55 का, चेक कर लीजिएगा 55 का कैश इन ट्रांजिट था जी, आप देख सकते हैं कि 55 का हमारे पास कैश इन ट्रांजिट था। तो मैं बातें रिपीट कर रहा हूं, दोनों के स्टॉक को ऐड करेंगे, 5 का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, रिसीवेबल दोनों के ऐड हो जाएंगे। करंट अकाउंट बेसिकली फ्रॉम एसएल है, तो उसको
एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैश की अगर हम बात करेंगे तो 55 का कैश ऐड हो जाएगा 20 में, क्योंकि 55 का जो कैश है वो कैश इन ट्रांजिट है। आइए बेटा जरा करंट अकाउंट, करंट एसेट देखते हैं इसके कितने आते हैं और क्या होता है। करंट एसेट, बेटा पेरेंट के पास है 719 प्लस 560, माइनस कर देंगे 5 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो बेटा 719 प्लस 560 माइनस 5, ये 1274 आ रहा है। इट इज 1274। रिसीवेबल की बात करते हैं तो बेटा 524 प्लस 328 852। बेटा करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो 75 माइनस 75, कैंसिल कर रहे हैं हम इसको। कैश 20 प्लस 55 का क्या था, 55 का था सीआईटी, कैश इन ट्रांजिट। 55 का था सीआईटी, पूरा लिख देते हैं वरना ऐसा ना हो, इसी में मसला है। 55 का था हमारे पास कैश इन, सर ये 55 ऐसे 75। हमें देगा ना। अब बेटा अगर सिर्फ करंट अकाउंट के टोटल की बात करें, करंट एसेट्स के टोटल की बात करें, 1274 प्लस 852 प्लस 75, तो करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 2201। टू टू जीरो वन में ऐड कर दें 6215, तो बेटा आपके टोटल एसेट आते हैं 8416। आपके टोटल एसेट आ गए 8416। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बेटा कुछ भी करके इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल हमें 8416 लाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बेटा शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा। शेयर प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा। जो बेटा क्वेश्चन में देख लें, व्हाट्सएप पे सवाल मौजूद है, शेयर प्रीमियम आ गया। अब बेटा ग्रुप रिटेन अर्निंग, जी इसकी वर्किंग देख लेते हैं, अमाउंट देख लेते हैं क्या था। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, बेटा 2420 और वर्किंग 7। इसको ऐड कर दें तो इसको कहते हैं पेरेंट्स इक्विटी। $6,420 पेरेंट्स इक्विटी। इसके बाद बेटा आएगा एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये वर्किंग 7 थी शायद, चेक कर लेते हैं। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 350। ऐड कर दें, इसको कहेंगे टोटल इक्विटी। 6420 प्लस 350, अब बेटा पहले ले लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, बाद में ऑफ कोर्स करंट लायबिलिटीज। लेट्स टॉक अबाउट नॉन करंट लायबिलिटीज के नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है हमारे पास। नॉन करंट लायबिलिटीज
बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में देखिए 10% लोन नोट फ्रॉम HL 160, क्या मैं कह सकता हूँ इंट्रा ग्रुप है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर इनके पास तो लोन 160 आ रहा है, पेरेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट 200 की बता रखी है, तो 40 का फर्क क्यों आ रहा है? क्वेश्चन में अगर आप देखें 40 का डिफरेंस आने की रीजन ये थी कि आपकी सब्सिडरी ने आपको 55,000 की पेमेंट की थी, जिसमें से 40,000 की पेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट थी लोन की, जो पेरेंट को नहीं मिली थी। अब सर पेरेंट को तो 40 की प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं मिली, तो पेरेंट तो अपनी इन्वेस्टमेंट 200 भी दिखाएगा, लेकिन सब्सिडी तो पे कर चुका है, तो उसने तो अपने लोन को फॉरन 200 से रिड्यूस करके क्या कर दिया, 160 कर दिया। तो 40 का डिफरेंस आने की रीजन ये कि सब्सिडी ने 40 का प्रिंसिपल पे कर दिया, लेकिन पेरेंट को मिला नहीं था। लेकिन सर जिसने पे किया वो तो अपनी लायबिलिटी फॉरन कम करेगा ना, और वैसे इंट्रा ग्रुप है तो एलिमिनेट कर देंगे भाई। अच्छा इसके अलावा क्या, वो भी तो देखें, एक ही देखा हाल। इसके अलावा बेटा सिंपली गवर्नमेंट ग्रांट है, दोनों को ऐड कर देंगे 230 + 40। तो ये लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नॉन करंट लायबिलिटीज, 10% लोन नोट ले लेंगे जो कि इंट्रा ग्रुप है, 160 माइनस कर देंगे, 160 कैंसिल कर रहे हैं हम इसको, बेटा गवर्नमेंट ग्रांट में तो सिंपली दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी का आ गया टोटल 270। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज